my channel Nirji Academy. Today I will discuss some questions from CSI UGC NET Physics December 2012, and the question is, in a band structure calculation, the dispersion relation for electrons is found to be Ek equals to beta cos kxa plus cos kya plus cos kza, where beta is a constant and A is a lattice constant. The effective mass at the boundary of the first Brillouin zone is, and these are some options. तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन में जो डिस्पर्जन रिलेशन है ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो दी गई है हमें, ठीक है। हमें डिस्पर्जन रिलेशंस गिवन है यहाँ पे एक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन में, जहाँ पे जो बीटा है वो क्या है, वो कांस्टेंट है और ए है वो लैटिस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें इफेक्टिव मास बताना है एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे हमें इफेक्टिव मास बताना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्रिलियन जोन होती है ना, ठीक है, उसकी बाउंड्री कहाँ पे होती है, तो उसकी बाउंड्री होती है प्लस पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए तक, ठीक है, ब्रिलियन जोन की बाउंड्री, ठीक है। देखो आप पहले सॉल्यूशन देख लो, फिर मैं जब वहाँ पे बता दूँगी, जब ये ब्रिलियन जोन का जब आएगा हम करेंगे तो उसको मैं बता दूँगी सॉल्यूशन। देखो तो देखो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव मास, ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है इफेक्टिव मास का, ये आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव मास का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, एम स्टार होता है इफेक्टिव मास इक्वल्स टू होता है एच कट स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर ई के अपॉन डी के स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ई के क्या है, डिस्पर्जन रिलेशन है, तो उसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। के जो है वो वेव वेक्टर है, प्रोपेगेशन वेक्टर है के, ठीक है। तो देखो डिस्पर्जन रिलेशन है हमने अपने पास, ये जो है ये अपने पास डिस्पर्जन रिलेशन है, ठीक है। तो डी ई के अपॉन डी के करेंगे तो बीटा तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, तो कोस के एक्स का ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन के एक्स है, ठीक है। तो जो फिर के एक्स ए का देखो माइनस साइन के एक्स ए लिखा, तो फिर के एक्स ए का करा तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ ए, ठीक है। एंगल का भी करते हैं फिर उसके बाद हम, फिर क्या है कोस के वाई ए का ऐसे ही वही माइनस साइन के वाई ए और ए माइनस ए साइन के वाई ए, फिर ऐसे ही कोस के जेड ए का माइनस ए साइन के जेड ए, ठीक है। उसके बाद जो ये ए है ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस और माइनस बी, ठीक है। तो माइनस ए बीटा, अंदर क्या बच गया, साइन के एक्स ए प्लस साइन के वाई ए प्लस साइन के जेड ए, ठीक है। फिर उसके बाद डी स्क्वेयर ई अपॉन डी के स्क्वेयर, ये तो हो गया डी ई अपॉन डी के। अब डी स्क्वेयर ई अपॉन डी के स्क्वेयर, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, ठीक है। तो वही साइन के एक्स ए का क्या होगा, कोस के एक्स ए, ठीक है। साइन का प्लस कोस ही होता है ना, कोस होता है कोस के एक्स ए, और ए जो ए है एंगल का करेंगे तो ए आ गया जगह, तो ए कोस के एक्स ए, ऐसे फिर प्लस ए कोस के वाई ए प्लस ए कोस के जेड ए, ठीक है। अब ये जो है फिर डी स्क्वेयर ई के अपॉन डी के स्क्वेयर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर बीटा इंटू जो ए है इसमें भी ए कॉमन ले लिया, तो माइनस ए स्क्वेयर बीटा इंटू अंदर क्या बचा, कोस के एक्स ए प्लस कोस के वाई ए प्लस कोस के जेड ए, ठीक है। अब देखो मैं ये वाला आपको बता रही थी कि जो ब्रिलियन जोन बाउंड्री हमारे पास ब्रिलियन जोन गिवन है ना, ब्रिलियन जोन बाउंड्री पे ही तो हमें फाइंड आउट करना था ना। देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव मास है वो हमें जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उसकी बाउंड्री पे हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री जो है वो माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए तक होती है, ठीक है। तो देखो एट ब्रिलियन जोन बाउंड्री पे जो के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, इनकी जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस पाई बाई ए की इक्वल होती है, ठीक है। तो देखो फॉर डी स्क्वेयर ई के अपॉन डी के स्क्वेयर वी टेक द वैल्यूज ऑफ के एक्स के वाई के जेड प्लस पाई बाई ए लेंगे, ठीक है। इसके लिए डी ई के स्क्वेयर अपॉन डी के स्क्वेयर के लिए हम के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू जो है वो प्लस पाई बाई ए यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। देखो ये अपनी इक्वेशन 2, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा, ई डी ई के स्क्वेयर अपॉन डी के स्क्वेयर, देखो ये माइनस ए स्क्वेयर भी ऐसे ही लिख लिया हमने, फिर कोस बस के एक्स इनकी जगह
पाई बाई ए पुट करेंगे हम, के एक्स के वाई के जेड की जगह पाई बाई ए करेंगे तो ए से ए कैंसिल, पाई पाई आ जाएगा सिर्फ, तो कोस पाई प्लस कोस पाई प्लस कोस पाई, तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 -1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद -a² बीटा इंटू ये क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 3a² बीटा, ये अपनी वैल्यू आ गई DE²/D। तो अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी इफेक्टिव मास के फॉर्मूले में, ठीक है। तो इफेक्टिव मास के फॉर्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो देखो क्या था अपना इफेक्टिव मास था अपना h²/d²E/d², तो हमारे पास g²E/d² की वैल्यू आ गई, इसको वहाँ पे पुट करेंगे तो इफेक्टिव मास अपना आ जाएगा m* = h²/3b बीटा a², ठीक है, ये अपना इफेक्टिव मास आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये ऑप्शन है अपना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, h²/3 बीटा a², तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the radius of the Fermi sphere of free electrons in a monovalent metal with an FCC structure in which the volume of the unit cell is a³ is। तो देखो जो रेडियस है फर्मी स्फीयर की, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें रेडियस गिवन, हमें जो फर्मी स्फीयर की रेडियस है ना वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मोनोवेलेंट मेटल में, मोनोवेलेंट क्या होता है, जिसकी वैलेंसी +1 हो या -1 हो, ठीक है, विद इन FCC स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर अपनी गिवन है FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अपनी स्ट्रक्चर गिवन है, इन विच द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जिसमें यूनिट सेल की वॉल्यूम में अपने पास गिवन है a³, तो इसमें हमें फर्मी स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मोनोवेलेंट मेटल है, FCC स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम में हमें गिवन है यूनिट सेल की a³, तो हमें फर्मी स्फीयर की रेडियस बतानी है, तो ये अपने पास ऑप्शन गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसका अपनी फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि जो रेडियस होती है फर्मी स्फीयर की वो होती है kF = 3π² n/v⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, जो FCC में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हैं, v वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो देखो FCC स्ट्रक्चर के लिए n जो होता है वो 4 होता है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो कॉर्नर्स अपने एक क्यूब होती है उसमें अपने 8 कॉर्नर्स होते हैं, और जो 8 होते हैं वो किस में कंट्रीब्यूट होते हैं, उनके साथ जो अपनी 8 उसमें 8 जो यूनिट सेल्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, तो 8 × 1/8 हो जाता है, ठीक है। तो कितना आया ये 8 × 1/8 तो 1 हो गया, ठीक है। तो अपना जो पूरा जो कॉर्नर्स है उनका एक एटम अपने पास आया है, ठीक है। और जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, जो अपना FCC होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस एक और यूनिट के साथ यूनिट सेल के साथ अपना कंट्रीब्यूट होता है, तो मीन्स हाफ हो गई, ठीक है। एक जो फेस है उसमें हाफ ही हो ना, हाफ एटम, तो हाफ इंटू और 3 फेसेस इंटू 6 फेसेस हैं, तो हाफ इंटू 6, तो 2 3 6, तो 3 हो गए, फेस वाले जो एटम है वो 3 हो गए, और एक एटम था अपना कॉर्नर वाला तो 3 + 1 4, तो ऐसे अपने पास 4 एटम्स आ गए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसके लिए अपने पास ऐसे करके 4 एटम्स आए हैं, ठीक है। तो देखो तो नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए, तो बस सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर लो, हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। तो 3π² × 4/a³ अपनी वॉल्यूम थी, raised to 1/3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 12π², ठीक है, 4 3 12 π² raised to 1/3, ठीक है। तो यही अपना आंसर है 12π² raised to 1/3। तो ये है अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए मैग्नेटिक फील्ड सेंसर बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट इज टू बी फैब्रिकेटेड बाय इम्प्लांटिंग एज इनटू अ SI फिल्म ऑफ थिकनेस 1 माइक्रोमीटर। देखो अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, ठीक है, वो हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है, उसको फैब्रिकेट किया जाता है, इम्प्लांटिंग करके उसको फैब्रिकेट किया जाता है एज इनटू ए SI
फिल्म ऑफ थिकनेस 1 माइक्रोमीटर। तो किस में फैब्रिकेट करते हैं उसको? एक सिलिकॉन फिल्म में जिसकी थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर। द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर ए मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी ऑफ 500 मेगावोल्ट टेस्ला एट एन एक्साइटेशन करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी है वो गिवन है 500 मिली वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है, और करंट गिवन है 1 मिली एम्पियर। द इम्प्लांटेशन डोज इज टू बी एडजस्टेड सच दैट द एवरेज कैरियर डेंसिटी आफ्टर एक्टिवेशन इज। तो हमें जो है एवरेज कैरियर डेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है? वोल्टेज अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप इसके जो ये हैं यहाँ से 500 मिली वोल्ट पर टेस्ला यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मिली वोल्ट क्या है? मिली वोल्ट वोल्टेज होता है और अपन टेस्ला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से भी आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास यहाँ पे थिकनेस गिवन है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर करंट भी गिवन है 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी होती है, मैंने बताया क्या होता है? VH/B, ठीक है। हाल वोल्ट मीन्स वोल्टेज अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं बता रही थी, ठीक है। हेयर इट इज़ इक्वल्स टू 500 मिली वोल्ट पर टेस्ला, ठीक है। तो इसको तो VH/B किसके इक्वल है? 500 मिली वोल्ट पर टेस्ला की इक्वल है, ठीक है। तो जो हाल वोल्टेज होती है इसमें देखो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी का भी आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ये वाला, और दूसरा हाल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो वाला भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यही है मेन फॉर्मूला। हाल वोल्टेज जो होती है वो अपने पास होती है VH=IB/TNE, ठीक है। तो IB ये जो I क्या है यहाँ पे? करंट है, ठीक है। T थिकनेस है, N वो कैरियर चार्ज डेंसिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, E जो है वो चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज तो आप हम लोगों को पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो N होती है, अब N देखो यहाँ से क्या आ जाएगी? N अपने पास N आ जाएगी, यहाँ से N कैलकुलेट करेंगे तो IB/TVHE यही आ जाएगा। तो देखो IB/TEVH, तो N = I, और ये जो B था ना, ये B यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं बताया, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, I करंट, ठीक है। तो I/TEVH/B कर लिया ये यहाँ पे अपने VH/B, क्योंकि हमारे पास VH/B की वैल्यू गिवन है ना। तो N = क्या हो गया? I पता है हमें, ठीक है, और TB पता है हमें, EB अभी हमने बताया चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू, एंड VH/B की भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ठीक है, तो फिर ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती होगी, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये जो पावर्स गिवन है आप इनको पहले सोल्व कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद सारी पावर्स को सोल्व कर लो, फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करो तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कौन से में ये कौन सा है अपना ऑप्शन। ये अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 1.25 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग एंड द नॉर्मल स्टेट्स ऑफ अ मटीरियल इज गिवन बाय del F = Fs - Fn = alpha psi² plus beta/2 psi4, where psi is an order parameter and alpha and beta are constants। देखो ये बोल रहे हैं कि जो फ्री एनर्जी डिफरेंस है सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल स्टेट, एक मटेरियल की सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल स्टेट्स के बीच का हमारे पास फ्री एनर्जी डिफरेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साई है वो एक ऑर्डर पैरामीटर है और जो अल्फा और बीटा है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, सच दैट अल्फा > 0। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मल स्टेट के लिए तो अल्फा जो है वो > 0 होगा,
ठीक है, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए अल्फा लेस देन 0 होगा, वाइल बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज बीटा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल एफ इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज, तो हमें डेल एफ की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं फिर इसका। तो देखो मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है डेल एफ की, तो जब भी हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो डेल एफ की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उसका कर्ल एफ अपॉन कर्ल साई और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे ही करेंगे हम उसको, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हेयर डेल एफ जो है वो क्या है, एफ एस माइनस एफ एन, ये गिवन है अपने पास डेल एफ। तो कर्ल एफ अपन कर्ल साई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स हमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है साई के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं। तो अल्फा साई स्क्वेयर तो 2 साई अल्फा हो जाएगा इसका, तो और प्लस बीटा बाई 2 साई 4, इसका क्या होगा 4 बीटा बाई 2 साई क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 अल्फा साई प्लस ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बीटा साई क्यूब हो जाएगा। फिर जो साई है वो कॉमन ले लेंगे दोनों से, फिर अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा साई स्क्वेयर, ठीक है। जो 2 है वो भी कॉमन ले लिया और उस साइड लेके गए 0.2 किया तो वो 0 हो गया, और साई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा साई स्क्वेयर। और जो तो अब लिख सकते हैं हम कि साई इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा साई स्क्वेयर भी 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से साई स्क्वेयर जब साई स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे तो साई स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो फिर जो साई स्क्वेयर तो वो माइनस अल्फा अपॉन बीटा हो गया ये, ठीक है। यहाँ से जब साई कैलकुलेट किया तो ये माइनस अल्फा अपॉन बीटा। तो देखो अब मैंने बता रखा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल एफ इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल एफ कैलकुलेट करनी है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। एंड इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो अल्फा होता है वो क्या दे रखा है अपना गिवन है क्वेश्चन में कि लेस देन 0, ठीक है। तो भाई सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए अल्फा हमेशा लेस देन 0 होगा। तो अगर हम पुट करते हैं अल्फा इक्वल्स टू 0, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखो ये थी अपनी इक्वेशन 1, तो अगर इसमें हम अल्फा इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं ना तो फिर क्या होता है, तो जो डेल एफ है वो 0 होता है। तो विच इज़ नॉट इन द ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन अगर ये पुट करते हैं तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, क्योंकि डेल एफ यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द मिनिमम वैल्यू, और ये मतलब मिनिमम वैल्यू भी तो नहीं है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो वी विल टेक साई स्क्वेयर को हम क्या पुट करेंगे माइनस, देखो हमारे पास देखो 2 चीज़ें थी ना, या तो हम 0 पुट करें या तो ये, तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, और वैसे भी मिनिमम वैल्यू भी नहीं है क्योंकि 0 ही आ रहा है इससे, तो हम इसको ये पुट करेंगे माइनस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो देखो ये अपनी इक्वेशन 1 है, ये वाली जो है ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें जब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास डेल एफ मिनिमम इक्वल्स टू अल्फा इंटू माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वेयर हो जाएगा ये तो अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई 2 ये माइनस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा डेल एफ मिनिमम इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा स्क्वेयर। तो देखो एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा माइनस अल्फा स्क्वेयर, अपने पास बचा है माइनस अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वेयर अपॉन 2 बीटा, सॉरी देखो ये बचा अपने पास माइनस अल्फा स्क्वेयर अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वेयर अपॉन 2 बीटा, यस। अब डेल एफ मिनिमम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 बीटा एलसीएम जब हम लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना माइनस अल्फा स्क्वायर बचेगा तो अपना आ जाएगा डेल एफ मिनिमम इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। यही अपना आंसर आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। तो देखो अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
तो यही थे अपने कुछ क्वेश्चन तो दिसंबर 2012 में पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो इस टाइप के क्वेश्चंस ही हम मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से कर लेना इनको, और जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं वो अपनी फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। कुछ भी किसी में भी आप अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।